यहाँ रखी है, उसका क्या मेन एजेंडा था उसके बारे में बताइए। उसका एजेंडा ये था, ये पहली गाइडलाइन बनाई गई है लिपिड मैनेजमेंट की, अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, जो हमारी पेरेंट बॉडी है, उन्होंने स्टेप लिया और मुझे रिक्वेस्ट किया टू मेक दिस गाइडलाइन। तो उसके लिए मैंने अपने साथ अपने 22 कार्डियोलॉजिस्ट को इकट्ठा करके 3 से 4 साल लग गए इस गाइडलाइन को बनाने में, बिकॉज ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। वी हैव डन द डेटा, वॉट एवर वी गॉट द रिसर्च ऑन इंडियन पॉपुलेशन, उसको लेके गाइडलाइन बनाई गई है। और अभी तक हमारे गाइडलाइन नहीं थे, एक्सपर्ट ओपिनियन थे सबके, विच वर ऑल्सो वेरी गुड, बट वी वांटेड टू हैव ए प्रॉपर गाइडलाइन फॉर आवर कंट्री। इसमें हमने प्रिविलेंस देखा कि हमारे कंट्री में कैसे लिपिड्स का स्प्रेड है, किस स्टेट में ज़्यादा है, किस स्टेट में कम है, रूरल वर्सेस अर्बन एरिया, एक वो चीज़ देखी। दूसरा हमने देखा कि हमने रिस्क देखे हमारे कंट्री के कैसे हैं, हमें बीमारी 10 साल पहले आती है, उसका क्या कारण है, हमारे रिस्क फैक्टर जल्दी आ जाते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और हमारे यहाँ स्मोकिंग के साथ साथ टोबैको, च्यूइंग और बीड़ी का भी यूज़ होता है। सेंट्रल ओबेसिटी जो कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बड़ा कॉमन है हमारे कंट्री में, जिसको ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं। एथ्रोजेनिक डिस्लिपिडीमिया कॉमन है, जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड है, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, इसका भी काफ़ी प्रिवलेंस है हमारे कंट्री में। जेनेटिक फैक्टर भी हमने देखे बड़े ज़्यादा कॉमन है, फैमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया और ऑल्सो लाइपोप्रोटीन लिटिल ए, उसका भी प्रिवलेंस हमारे कंट्री में ज़्यादा है। देन लाइफस्टाइल को हमने असेस किया जब अपने पब्लिक में, वो भी देखा बहुत डिफेक्टिव है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा सेवन है कार्बोहाइड्रेट फूड का, स्वीट्स का, इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है। कुकिंग मीडिया अच्छा नहीं है, अनहेल्दी है, रीकुकिंग होती है ऑयल की। तो ये सारे कारणों के कारण हमें नज़र आया कि ये बीमारी हमारे कंट्री में ज़्यादा होती है। और अमॉन्ग दी और रिस्क फैक्टर, जो कॉमन रिस्क फैक्टर माने जाते हैं, इससे हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग, लिपिड डिसऑर्डर इज़ द की, बिकॉज लिपिड ही आर्टरी के वॉल में घुसता है, जो उस आर्टरी को ब्लॉक करता है। घुसाता कौन है? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। तो इसलिए लिपिड को अगर हम कंट्रोल करेंगे, जो विच इज़ द फाइनल कॉमन पाथवे, तो हम कई हद तक ब्लॉकेज को बचा सकते हैं और प्रीमेच्योर हार्ट अटैक और स्ट्रोक हमारे कंट्री में बचा सकते हैं। तो उसके बारे हमने इस गाइडलाइन में डिस्कस किया है और हमने अपने रिस्क फैक्टर देखे हैं, हमने अपने लेवल्स कहा है कि नॉर्मल पब्लिक को अपना LDL 100 से नीचे रखना है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को 70 से नीचे रखना है, हार्ट अटैक वाले पेशेंट को 55 से नीचे रखना है। इस तरह से हमने सिंप्लीफाइड किए हैं और जिनको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, हमने उनमें सजेशन दिए हैं तो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल को भी असेस किया जाए। और जेनेटिक डिजीज़ के बारे में हमारा ओन डेटा है कंट्री का, जिसमें हमने देखा कि फैमिली हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा 15 से 20% यंग हार्ट अटैक पेशेंट में फैमिली हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, लाइपोप्रोटीन लिटिल ए हाई है। एडहेरेंस के बारे में भी हमने देखा कि जो हमारे कंट्री में लोग दवाइयाँ तो शुरू करते हैं लेकिन उसकी डोज कम कर देते हैं और बंद भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अल्टीमेटली उनका रिस्क फैक्टर वापस आ जाता है, जिससे फिर से हार्ट अटैक होता है। तो इस तरह की चीज़ें हमने सारी डिस्कस की और ये भी बताया कि एक नॉर्मल आदमी को कब पहली बार लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। तो उसके लिए हमने बताया कि 18 साल की आयु में पहली बार लिपिड होना चाहिए। हाँ, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक है, जिनको जेनेटिक बीमारी है, उनको 2 साल की उम्र में भी लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और बताया है कि भाई इस तरह को अगर फॉलो करेंगे तो हम अपने सारे रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे, लिपिड्स को नीचे लाएंगे तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। थैंक यू। आप सिंपल ही सोचो, पुराने ज़माने में लोगों ने अपना सही सोचा है, सही किया है। आप हर एक जगह देखोगे 2 तेल यूज़ किया होगा, एक डीप फ्राई करने के लिए एक तेल यूज़ किया और एक बाकी चीज़ों में एक तेल यूज़ किया। ये ट्रेडिशनली हम करते आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ में जो मौसम चल रही हैं, पूरे इंडिया के लिए पॉसिबली एक तेल ठीक नहीं है कि आपको अलग अलग चीज़ में जो चीज़ चल रही है, जो सस्ता है, सिंपल है, वो तेल जनरली बेटर होती है। जैसे सरसों का तेल बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, देसी घी भी मॉडरेट क्वांटिटी में बहुत ख़राब नहीं है कि बट जिसको नहीं खाना चाहिए वो अवॉइड करें, बट बाकी लोग जनरली कंज्यूम कर सकते हैं। आप पुराने देखेंगे तो यही सरसों का तेल और देसी घी यूज़ किया लोगों ने। अब जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो तिल का तेल यूज़ किया और ग्राउंडनट ऑयल यूज़ किया, वहाँ इजीली अवेलेबल है, वो यूज़ किया, वही कॉम्बिनेशन ऑयल बेटर है। ये फाइनली इतना रिसर्च के बाद यही निकल के आ रहे हैं। बट ओवरऑल रिपीटेड डीप फ्राइंग अलाउड नहीं है। जो डेफिनेटली खराब हैं वो ट्रांस फैट्स हैं। वो ट्रांस फैट्स जो आते हैं, जो डालडा, जो रिपीटेडली रीफ्राइंग होती हैं, इसी में ट्रांस फैट्स आते हैं। ट्रांस फैट्स 100% अवॉइड करना है, वो बैन होना चाहिए ट्रांस फैट। वैसे तो प्रोसेस फूड में तो काफ़ी बैन हो गया इंडिया में, बट फिर भी आप समोसा में एक ही कढ़ाई में आप 7 दिन बनाते रहोगे तो ट्रांस फैट तो बनेगा ही बनेगा। थैंक यू।
कि कोविड के जो जी डोजेस लगवाए जी हैं, जी जी उनको किस तरह से हम पब्लिक को समझाएं कि जी वो जी ये ना सोचें जी कि उनकी वजह से ही हार्ट अटैक हो रहे जी हैं। ये आपका बड़ा वाजिब सवाल है। और अगर मैं कहूँ जो ये कोविड है, हाँ, जब कोविड की महामारी चल रही थी, पैंडेमिक चल रहा था, उस टाइम के ऊपर हार्ट अटैक्स हो रहे थे लोगों को कोविड की वजह से, पर हमने देखा वैक्सीन से भी कुछ हो रहे थे। अगर इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत लिमिटेड था और कुछ हफ्ते के अंदर ही चला जाता है। कोविड के बाद शरीर में बदलाव जो है, कोई ऐसा साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि किसी को कोविड हुआ हो कुछ साल पहले और अब उसको हार्ट अटैक हो। हाँ, उस दौरान, कोविड के दौरान लोगों को हार्ट अटैक हुए कोविड की वजह से, और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम इस बात को जान लेंगे, वाकिफ़ होंगे इस बात से कि आज हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम करने से, खाने पीने पे ख्याल नहीं रखने से और कोलेस्ट्रॉल वगैरह को ध्यान नहीं देने से, तो हम असली मुद्दों पे ध्यान देंगे और कोविड की ध्यान हम हटाएंगे, तभी हम अपने इन मुद्दों पे ध्यान दे पाएंगे। सर, एक बात ये भी कहा जाता है कि डोज बहुत हैवी थी, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह से भी इफेक्ट हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई भी वैक्सीन लगती है तो बॉडी में कोई भी जाएगा इंजेक्शन, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई ना कोई इम्यून थेरेपी, इम्यून मीडिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी। कोविड में भी सब लोगों को नहीं, कुछ हज़ारों में से एक दो को प्रॉब्लम्स हुई, और वो अगर हम देखें बेनिफिट और रिस्क, तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा था रिस्क की बजाय। ऐसा कहना कि वो डोज बहुत सख्त थी, ऐसा बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है।